स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नट्स इक्वेशन लिखना सीखा था किसी सेल के लिए, हाफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन के लिए. Today I am going to explain what gives free energy and cell potential. Put the heading gives free energy and cell potential. Gives free energy and electrode cell potential. Cell potential, or this cell potential is also called EMF of this cell. Gives free energy of cell and gives free energy of cell and cell potential gives free energy and cell potential. देखिए, जब सेल से करंट पास होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उस सेल की जो ईएमएफ है, गिब्स एनर्जी है, उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज होता है. कोई रिएक्शन तब तक नहीं होता है, जैसे आपने पढ़ा था, मैंने बताया है आपको, यूजेज ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उसमें आपने देखा था कोई सेल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन तब तक प्रोसीड्स नहीं करता है जब का उसका ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो जब सेल से रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी सेल में, किसी बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसकी सेल की गिब्स एनर्जी में, ईएमएफ में ग्रेजुअली चेंज होता जाता है. और जैसे ही उसकी गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो ऐसा कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सेल. अब ये जो वर्क डन किया गया, ये तब तक वर्क डन नहीं हो पाएगा जब तक कि ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव हो. अब मान लेते हैं ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो कुछ समथिंग वर्क तो किया गया होगा. तो जब वर्क डन किया गया तो कितना वर्क डन किया गया? तो जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन किया गया, इलेक्ट्रिक वर्क डन ये इलेक्ट्रिक वर्क डन इस बात को बताता है किसी सेल से कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन किया गया. उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, ये जो इक्वल होता है, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितनी करंट की अमाउंट पास की गई, मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ दैट सेल. जैसे मान ली सेल लगाकर हम लोग सेल से करंट पास करा रहे हैं, ठीक है. तो जब करंट पास करा रहे हैं, जैसे देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ. जैसे आपने देखा था कि एक कंटेनर है, इसमें दो हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और यहाँ पर हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया. मान लिया हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया. तो एक्वस सॉल्यूशन में ये तो आयोनाइज होकर Na+ और Cl- में कन्वर्ट होगा, राइट. अब यहाँ हमने इसमें एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है. ये एनोड और ये कैथोड का काम करेगा. अब यहाँ हमने बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी? अब जैसे अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी. ये जो Na+ है और ये Cl- एक अनस्टेबल है. जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, बट बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ स्टेबल कट है.
because sodium having tendency to achieve nearest inert gas configuration, and nearest inert gas of the sodium atom is neon having 10 electron, and sodium has 11 electron. So it always wants to lose one electron to become और टू अचीव नियरेस्ट नेट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए इतने दिनों से ये सोडियम जो है सोच रहा था कि कहीं ऐसा मौका मिले कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करूं और नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन के जैसा 10 इलेक्ट्रॉन बना लूं। तो भैया इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये भी आर्गन के जैसे 18 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए थे, ये भी इनर्ट हो गए, ये भी इनर्ट हो गए। तब कहाँ का फिर से इलेक्ट्रॉन ले करके फिर उसी स्टेट में आना चाहेगा क्या? नहीं आना चाहेगा। यानी इस रिएक्शंस के लिए कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से वो सोडियम में कन्वर्ट हो जाए सोडियम आयन से, ठीक है, इसको मैं मोल्टेन ही ले लेता हूँ, ठीक है, मोल्टेन ही मान के चलिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से वो सोडियम अनस्टेबल स्टेट में आ जाए, ये कैसे संभव है? कोई अनस्टेबल था तो वो तो स्टेबल स्टेट में चला गया, तो ये रिएक्शन जो है वो अपने आप हो रहा। तो इस रिएक्शन के लिए कि सोडियम देखिए Na ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयंस में कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन के लिए जो EMF की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसलिए आसानी से रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ अब इस जो सॉल्यूशन है, ये जो मोल्टेन स्टेट है, इसमें सोडियम आयनिक फॉर्म में है और क्लोरीन भी आयनिक फॉर्म में है। अब ये इसमें कैसे जाएगा? नहीं होगा। तो ये रिएक्शन के लिए EMF पॉजिटिव है, लेकिन ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है इसके लिए EMF निगेटिव है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जब आप करंट पास कराते हैं तो ये सोडियम जो है Na+ है वो कैथोड की ओर आता है, और कैथोड पे क्या होता है कि ये Na+ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है और गेन करके फिर सोडियम में कन्वर्ट होता है। तो भाई इसके लिए तो EMF की वैल्यू निगेटिव थी, तो फिर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड्स किया? गलत बात है। तो इस जैसे इस सेल का यूज करके अब हम लोग यहाँ करंट पास करा रहे हैं, ठीक है, तो करंट पास करा रहे हैं तो इस सेल की गिब्स एनर्जी, ये जो EMF है वो धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है, और जब ये EMF पॉजिटिव हो जाता है तब ये फिर रिएक्शन प्रोसीड्स होता है, यानी कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि Cl- एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वर्क डन अप हो गए। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट पास कराया तभी ये वर्क डन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन को यदि हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया गया बाय ऑन द सेल, दैट इज इक्वल टू करंट पास्ड through the cell multiplied by EMF of the cell। ये इस सेल की है EMF, और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उससे ये पास कराया गया। अब यहाँ करंट पास जितना कराया उसमें यदि बैटरी की कितनी सेल की EMF है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को पास कराए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कितने चार्ज पास होंगे? 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम, राइट? बात आ रही समझ में? यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं तो कितने फैराडे? 1 फैराडे मीन्स कितने कूलम? 96,500 कूलम। लेकिन यदि n मोल इलेक्ट्रॉन से भी पास किया जाए तो ये कितने हो जाएंगे? n into f। अब n मोल के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन इज पास्ड, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पास कराया,
ठीक है, तो अब क्या हो गया, देयरफॉर अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने हो गए, NF, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, NF की हो कितना, NF इंटू EMF किसके, सेल का, ये सेल का EMF बता रही समझ में, तो NFE सेल हो गई। और हम लोगों ने अब इसे हमें गिव्स एनर्जी से जोड़ना है, तो गिव्स एनर्जी, अब देखिए देयरफॉर गिव्स एनर्जी डेल्टा आर जी, ठीक है। अब ये गिव्स एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, तब भी वो कोई रिएक्शन हो रहा थी तो रिएक्शन हो रहा, ये तो वर्क डन इतना हुआ, तो ये वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब डेल आर जी की वैल्यू निगेटिव है, तो डेल आर जी निगेटिव, दैट वुड बी इक्वल टू NF और ये EMF ऑफ अ सेल, ऐसे। और इसको हम लोग, अब देखिए यहाँ से ये हो गया, इसको आप याद रखेंगे डेल आर जी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डेल आर जी इक्वल टू माइनस NF, EMF मीन्स EMF क्या, ई सेल, हाँ ई सेल भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लेकिन यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, डेल आर, ठीक है, जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ऐसा, तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि E नॉट सेल, अब हम लोग ये जानते हैं कि सिंस E नॉट सेल इक्वल टू, हम लोगों ने निकाल रखा है E नॉट सेल इक्वल टू RT बाई NF, RT बाई NF, ठीक है, RT बाई NF ln K, ठीक है। अब यह ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब यहाँ से अब E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो गया, डेल आर जी नॉट इक्वल टू माइनस NF RT बाई NF ln K, ये दोनों कैंसिल कीजिए, तो और क्या होंगे इसके, यहाँ से यहाँ के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो गया आपके डेल आर जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस RT ln K, अब इसको कॉमन लॉग में चेंज कर दीजिए, तो देयरफॉर डेल आर जी नॉट इक्वल टू माइनस RT कॉमन लॉग, ठीक है, 2.303, इसको वैल्यू मैं रख देता हूँ एक ही बार, इसकी वैल्यू 2.303 RT, ठीक है, कॉमन लॉग K, दैट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाते समय एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है, वो क्या मैं बताता हूँ आपको। यह अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डेल आर जी, सिंस डेल आर जी नॉट डेल आर जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE सेल, ऐसा। यहाँ पर जो E नॉट सेल है और ये डेल आर जी नॉट है, यहाँ पर हमें इस बात पे गौर करना है कि E नॉट सेल, ठीक है,
और यदि ये किसी इलेक्ट्रोड्स के लिए आप यूज कर रहे हैं, कैथोड के लिए या एनोड के लिए, जैसे कैथोड पे कोई प्रोसेस हो रहा है, एनोड पे कोई प्रोसेस हो रहा है, तो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस के लिए यदि आप ये प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, जैसे मान लेते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि ई, ठीक है, कैथोड ऐसा हो, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, जैसे ये कैथोड पे हो गए, एनोड पे भी हो सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कैसे होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जो कि ना इसको ऐड किया जा सकता है, ना सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ना ही ये एडिटिव होते हैं, ना ही ये सब्सट्रैक्टिव होते हैं। तो ये याद रखेंगे, इट इज नाइदर एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये जो डेल्टा जी होते हैं, डेल जी, ठीक है ना, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये होते हैं एक्सटेंसिव। और एक्सटेंसिव को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो it is subtracted या और सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव। यानी कोई यदि इस तरह का हमें कोई प्रॉब्लम्स मिलता हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि इसी को, इसकी जो वैल्यू है उसको ही वो ऐड कर देते हैं और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि गड़बड़ बात है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस मैं यहाँ देता हूँ। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, maximum work obtained, maximum work done obtained for the reaction और रिएक्शन गिवन है आपका Zn solid to Zn2 plus ये aqueous, then salt bridge, यहाँ पर ये दिया हुआ 1 m, राइट, salt bridge Cu2 plus aqueous to Cu solid, ऐसा। और इसकी भी कंसंट्रेशन है 1 m, ऐसा। और यहाँ दिया हुआ है गिवन दैट जिंक फॉर E नॉट फॉर Zn2 plus 2Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। और ये कॉपर के लिए दिया हुआ है E नॉट Cu2 plus 2Cu 0.34 वोल्ट, ऐसा दिया। तो ये देखिए, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं दोनों का। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो ये हम लोगों को ये निकालना होगा
ये स्टैंडर्ड ये ई नॉट ये दिया हुआ, इसके लिए भी ई नॉट दिए हुए हैं, दोनों को दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि अब हमें निकालने क्या, देखिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल आर जी नॉट, ठीक है। तो ये डेल आर जी नॉट होता है क्या, सिंस डेल आर जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ऐसा, ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि n क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास हो रहे हैं वो होते हैं, F फैराडे है, ठीक है। E नॉट सेल, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो E नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो E नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना होगा, n कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक भी यहाँ से मिलती 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब हमें इन दोनों में ये देखनी है कि किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए कॉपर की ज़्यादा है, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा, राइट। तो अब देखिए, तो ई क्या, तो अब हम लोग ई नॉट सेल क्या होंगे, ई नॉट सेल हम लोग निकल चुके हैं, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। अब ई नॉट कैथोड, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो जो ज़्यादा है उसको दे दीजिए 0.34 माइनस, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76, ठीक है। माइनस प्लस कर दीजिए 0.76 और इक्वल टू 1.1 हो जाएंगे 1.10 वोल्ट। अब ये कैलकुलेट हो गया, तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इस रिएक्शंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, देयरफॉर डेल आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ 96,500 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 1.10, ठीक है। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 212.3, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे 212.3 कूलम, ठीक है। वो कूलम में थे ना, हाँ, इतने कूलम बोल्ट पर मोल, ऐसा, इतने कूलम बोल्ट पर मोल निकल गए। अब ये जैसे मान ली जूल में भी निकाल सकते हैं, कैसे, 1 कूलम बोल्ट इक्वल टू 1 जूल होते हैं। सिंस 1 कूलम बोल्ट इक्वल टू 1 जूल, इसको याद रखेंगे कन्वर्जन फैक्टर को। तो इसको जूल में भी निकालना हो तो 212.3 जूल पर मोल होगा, याद रखेंगे 1 कूलम बोल्ट इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। क्लियर हो गया। यदि किलो जूल में निकालना है तो आपको पता ही है, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, तभी और हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे प्रॉब्लम्स वो IIT में बहुत बार आ चुके हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू।